तो जो वीडियो हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर की। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ए प्रॉमिस करता है पेंट करने के लिए पिक्चर बी के लिए एक फिक्स डेट पर और फिक्स प्राइस पर, लेकिन ए की मृत्यु हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से पहले ही। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स करा सकते हैं ए के रिप्रेजेंटेटिव से या बी के रिप्रेजेंटेटिव से। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं जो पर्सनल स्किल पर बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्हें कभी भी ना एनफोर्स नहीं कराया जा सकता रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो तो व्यक्ति की जो पर्सनल स्किल है उस पर आधारित होते हैं, और ये कहा जाता है कि पर्सनल स्किल गोज अलॉन्ग विद पर्सन। व्यक्ति खत्म तो पर्सनल स्किल भी खत्म। तो कुल मिलाकर यदि हम क्वेश्चन देखें तो ये कहा जाएगा कि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को वैसे तो खुद ही परफॉर्म करना चाहिए अपना प्रॉमिस, जब तक कि दूसरी पार्टी ने माफ ही ना कर दिया हो, एक्सक्यूज ही ना कर दिया हो किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस या किसी और लॉ के प्रोविजंस के तहत। पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो पर्सनल स्किल वाले होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति की मृत्यु के साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस इंस्टेंट केस में भी ए ने प्रॉमिस किया था पेंट करने के लिए पिक्चर बी के लिए एक फिक्स डेट फिक्स प्राइस पर उसकी मृत्यु ए की पहले ही हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी एनफोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल जो है वो इन्वॉल्व थी, और पर्सनल स्किल गोज अलॉन्ग विद पर्सन। तो क्योंकि ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, इसीलिए ए की मृत्यु के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 2, पी प्रॉमिस करता है डिलीवर करने के लिए कुछ गुड्स आर को। पी लेके भी चला जाता है गुड्स को अपॉइंटेड प्लेस पर बिजनेस आवर्स के दौरान, पर आर ही उन्हें स्वीकारने से मना कर देता है। तो पी के पास क्या उपाय पॉसिबल हैं? जहां पर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट where a party to contract has done what he has undertaken to do, either of the parties have fulfilled their obligation under contract within time and in manner prescribed. It may happen when performance becomes due, promisor offered to perform his obligation but promisee refused to accept the performance, and this is called offer to perform or attempted performance or tender of performance. जब एक पार्टी वो काम कर रही हो जो उसने अंडरटेक किया था, प्रॉमिस किया था करने के लिए, अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रही हो कॉन्ट्रैक्ट में सही समय पर सही प्रकार से, तो ऐसे केस में उसकी गलती नहीं मानी जाती। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जब एक परफॉर्मेंस ड्यू हुई हो तो प्रॉमिसर तो आ गया हो परफॉर्म करने के लिए अपना प्रॉमिस, अपनी ऑब्लिगेशन, पर प्रॉमिस ही उसे ना स्वीकार रहा हो। इसे हम ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर परफॉर्मेंस कहते हैं। ये डिस्चार्ज कर देता है पार्टी को, लेकिन जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो लायबल रहती है एग्रीव्ड पार्टी को, यदि एग्रीव्ड पार्टी को कोई डैमेजेस भी हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर पी ने प्रॉमिस किया था डिलीवर करने के लिए कुछ गुड्स आर को। पी उन गुड्स को अपॉइंटेड प्लेस पर भी ले जाता है बिजनेस आवर्स में, लेकिन आर ही उन्हें स्वीकारने से मना कर देता है। तो पी की तरफ से तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई, जो उसे करना था वो तो उसने कर दिया। ऐसे केस में वो हो जाएगा डिस्चार्ज, और यदि उसे कोई हुआ लॉस तो ऐसे केस में आर लॉस की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए जो कि एक सिंगर है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, और बी जो कि थिएटर का मैनेजर है, उसने कहा था मैं आपके थिएटर में गाना गाऊंगा हर हफ्ते में 2 दिन अगले 2 महीने तक के लिए, और इस चीज़ के लिए बी ने उसे एंगेज किया और एग्रीड हो गए 1 लाख रुपए ईच नाइट की परफॉर्मेंस के लिए पे करने के लिए। परंतु 6th नाइट पर ए ने जानबूझकर अपने आप को एब्सेंट कर लिया और वो आई ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या यहाँ पर मात्र 1 दिन के ब्रीच की वजह से बी को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार मिल जाता है? नियम तो ये कहता है कि जो पार्टी हैं उन्होंने जो वादा किया है उन्हें पूरा करना चाहिए, उन्हें ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से काम बीच में रुक जाए या शुरू ही ना हो। और यदि उनके ऐसी गलती की वजह से दूसरे को कोई नुकसान हो रहा है तो वो डैमेजेस भी ले सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट को उसी समय तोड़ने का अधिकार तो उसके पास है ही। सेक्शन 39 ये कहता है कि जब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज़ करे परफॉर्म करने से या डिसेबल करे अपने आप को परफॉर्म करने से प्रॉमिस एंटायरिटी में, तो प्रॉमिसी उसी समय कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है, जब तक कि उसने अपने शब्दों से ही, बोलकर या कंडक्ट से ही
या अपनी सहमति ही उसकी कॉन्टिन्यूएंस को ना दर्शा दी हो। इस प्रेजेंट केस में ए सिंगर है और वो एंटर हुई कॉन्ट्रैक्ट में बी मैनेजर ऑफ थिएटर के साथ सिंग करने के लिए 2 नाइट्स हर वीक में अगले 2 महीने तक। बी के साथ एग्रीमेंट भी हो गया हर नाइट की परफॉर्मेंस के लिए 1 लाख रुपए देने का, पर क्योंकि 6th नाइट पर उसने विलफुली अपने आप को एब्सेंट रखा, तो ऐसे केस में दूसरी पार्टी यानी कि बी को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि बी एग्जीक्यूट करके देगा कुछ वर्क ए के लिए और प्राइस 1000 रुपीज़ तय हो जाता है। बी रेडी भी हुआ, विलिंग भी हुआ वर्क को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने के लिए, पर ए ने ही उसे काम पूरा नहीं करने दिया। तो यहाँ पर क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं बी के पास, यानी कि ये वो केस है जहाँ प्रोमिसी ने ही प्रोमिसर को काम करने से बीच में रोक दिया। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं और एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रोकता है दूसरे को परफॉर्म करने से उसका प्रॉमिस, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है उस पार्टी के ऑप्शन पर जिसे रोका गया है, और वो एंटाइटल्ड भी हो जाता है कंपनसेशन के लिए दूसरी पार्टी की ओर से यदि रोके जाने की वजह से, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसे कोई लॉस हो गया है। इस इंस्टेंट केस में भी ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी एग्जीक्यूट करके देगा कुछ वर्क ए के लिए 1000 रुपये में। बी रेडी भी था, विलिंग भी था वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए अकॉर्डिंगली, पर ए ने ही उसे नहीं करने दिया काम। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा बी के ऑप्शन पर, और यदि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रेसिड भी कर सकता है अपनी ओर से, और वो एंटाइटल्ड भी होगा ए से कंपनसेशन फॉर लॉस लेने के लिए यदि नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसे कोई लॉस हो गया है तो। क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें पेड़ काटे जाने थे सेलर के द्वारा और काटकर बांध दिए जाने थे, बायर को ले जाने थे और पेमेंट ऑफ प्राइस करना था। सेलर ने काटकर बांधे केवल कुछ ही पेड़ और बाकियों को काट तो दिया पर बांधने से मना कर दिया, तो यहां बायर के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी? यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं और एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रोकता है दूसरे को उसका प्रॉमिस पूरा करने से, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है उस पार्टी के ऑप्शन पर जिसे रोका गया है, और वो एंटाइटल्ड भी हो जाता है कंपनसेशन के लिए उस पार्टी की ओर से जब लॉस हो गया है इस कॉन्सिक्वेंस में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस दूसरे ने नहीं करी या नहीं होने दी। इस इंस्टेंट केस में भी कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ सेल करने के लिए स्टैंडिंग टिम्बर, और सेलर को ही कट और कॉर्ड करना था उन्हें, बायर को तो केवल ले जाकर पेमेंट करना था। सेलर ने केवल और केवल कुछ पार्ट ही कॉर्ड करे, बाकियों को बांधने से कॉर्ड करने से मना कर दिया। इस केस में बायर जो है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, और यदि कोई लॉस हो गया है तो वो सेलर से लॉस भी रिकवर कर सकता है जो कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है। राम, रोहित और किरण इन तीनों ने मिलकर 2 लाख रुपए रहीम से बोरो किए और एक प्रॉमिसरी नोट तीनों ने साइन करके भी दे दिया। बाद में अब रोहित और किरण मिल नहीं रहे हैं और रहीम सारा का सारा पैसा राम से रिकवर करना चाहता है। राम ने ऑब्जेक्शन रेज किया और कहा मैं तो केवल 1/3 डेप्ट पे करने के लिए जिम्मेदार हूं। तो क्या राम का ऐसा ऑब्जेक्शन वैलिड कहलाए? तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कहता है कि जहां 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ने मिलकर जॉइंट प्रॉमिस किया हो और जब तक कोई इसके विपरीत इंटेंशन नज़र ना आती हो कॉन्ट्रैक्ट में ही, तो प्रॉमिसी के पास अधिकार होता है कि वो जॉइंट प्रॉमिस को किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर से भी एनफोर्स करा सकता है। इस इंस्टेंट केस में भी राम, रोहित और किरण तीनों जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं 6 लाख रुपए रहीम को देने के लिए। यहाँ पे जो राम, रोहित और किरण है वैसे तो उन्हें जॉइंटली परफॉर्म प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, लेकिन क्योंकि रोहित और किरण तो मिल नहीं रहे हैं, तो रहीम के पास अधिकार है कि चाहे तो वो राम से ही पूरा का पूरा प्रॉमिस एनफोर्स करा ले। इसीलिए राम के लिए ऐसा कहना कि मैं 1/3 के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, राम का ऐसा ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है।